Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about crystal structure. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि मैटर को हमने सब डिवाइड किया था सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में। फिर हमने सॉलिड को फर्दर सब डिवाइड किया था क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल में, जहां मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जहां पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जहां पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो फर्दर हम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के बारे में आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसी सीक्वेंस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है। क्या है, आपके पास एक प्लॉट है जहां पे आप बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक माइंड में इमेजिनेशन करते हैं कि यहाँ पे आपके पिलर्स होंगे, यहाँ पे आपका वॉल होगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने माइंड में प्लानिंग करते हैं। तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ये जो इमेजिनरी पॉइंट्स आपने अपने माइंड में इमेजिन किए हैं कि यहाँ पे पिलर होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब अगर उन्हीं पॉइंट्स में अगर आप क्या कर देते हैं, पिलर्स को खड़े कर देते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स में जो आपने इमेजिन प्लान किया था उन्हीं पॉइंट्स पे अगर आप क्या रख देते हैं, पिलर्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, बेसिस होता है। और ये कंप्लीट मिलके क्या बना देता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए, इसको हम सॉलिड्स के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई सॉलिड आपको बनाना है तो आप एक इमेजिनरी पॉइंट्स लेंगे कि ये क्या आपके इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जिन पे आपके क्या करेंगे, एटम्स आके रिसाइड करेंगे, एटम्स आके क्या करेंगे, बैठेंगे। देखिए ये क्या है, एटम्स है। ये डाई एटोमिक क्या है, एटम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। ये एक बेसिस है, ये डाई एटोमिक बेसिस है क्योंकि इसमें दो एटम्स है। ये एटम यहाँ पे जाके क्या करेगा, रिसाइड करेगा, तब जाके ये क्या बनाएगा, हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। इसका आप एक और एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा हॉल था। क्या था आपके पास, एक बड़ा सा हॉल था। मान लेते हैं आपका कोई क्लासरूम है, उसको आप इमेजिन कर लीजिए। उस पे कई सारी क्या रखी हुई है, चेयर्स रखी हुई है। मान लेते हैं इसमें क्या रखी हुई है, 100 चेयर्स रखी हुई है। कितनी चेयर्स रखी हैं आपके क्लासरूम में, 100 चेयर्स रखी हुई हैं। अब ये चेयर्स क्या हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जहां पे स्टूडेंट्स आके क्या करेंगे, बैठेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्या लेके चलते हैं, बेसिस लेके चलते हैं। वो इमेजिनरी नहीं है ना, इसलिए हम उनको क्या लेके चल रहे हैं, बेसिस लेके चल रहे हैं। लेकिन जो चेयर हैं उनको हम क्या लेके चल रहे हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। तो जो चेयर्स हैं वो हमारी लैटिस हो गई, और जो स्टूडेंट्स हैं जो उनमें आके बैठेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे। तब जाके वो क्या बनेगा, एक क्लासरूम बनेगा। वैसे ही ये क्या है, कुछ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जहां पे आपका एटम क्या करेगा, आके रिसाइड करेगा, आके क्या करेगा, बैठेगा। तब जाके वो उसको क्या बनाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब देखिए, आप शायद इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये दो जो है, एक रेड वाला जो बॉल है और एक ब्लू वाला जो बॉल है, ये क्या है। ये है एक डायटोमिक बेसिस। ये क्या है, एक डायटोमिक बेसिस है। एक डायटोमिक बेसिस है। डायटोमिक बेसिस का मतलब एक एटम नहीं है, दो एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं। इसलिए देखिए, हर लैटिस पॉइंट पे, इस लैटिस पॉइंट पे भी ये दो बैठ गए, इस लैटिस पॉइंट पे ये दो बैठ गए। तो इसीलिए ये क्या है, एक डायटोमिक बेसिस है। ऐसा भी हो सकता था कि इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही एटम बैठता, इस पॉइंट पे भी एक ही एटम बैठता, और इस पॉइंट पे भी एक ही एटम बैठता। इसको हम इसी एग्जाम्पल से फिर से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 चेयर्स थी और आपके पास क्या थे, 100 स्टूडेंट्स थे। मतलब एक एक चेयर में आपका एक एक स्टूडेंट बैठा। या फिर ऐसा हो सकता था कि आपके पास दूसरा एग्जाम्पल, जो हमने ये एग्जाम्पल ले रखा है, इसके बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 100 चेयर्स थी, 100 स्टूडेंट्स थे। लेकिन अब क्या हुआ कि चेयर आपके पास 100 थी, मतलब ये जो लैटिस है ये तो आपके पास 100 ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, 200 हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी एक चेयर पे क्या करेंगे, 2 स्टूडेंट्स बैठेंगे। मतलब एक लैटिस पॉइंट पे दो एटम बैठेंगे। और ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास 100 ही चेयर्स होती, लेकिन आपके पास 300 स्टूडेंट्स होते। तो आपकी एक चेयर पे कितना स्टूडेंट बैठता, 3 स्टूडेंट बैठते। तब जाके वो क्या करता है, क्लासरूम बनाते। तो ये तो हमारा क्या था, एक एग्जाम्पल था। तो
एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है क्रिस्टल लैटिस से, लैटिस प्लस बेसिस से क्या बनता है हमारा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और ये लैटिस क्या है? लैटिस इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, स्पेस में इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जहां पे एटम्स आके क्या करेंगे? रिसाइड करेंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लैटिस क्या है? लैटिस है periodic arrangement of imaginary points. periodic arrangement of imaginary points. ये क्या है हमारे पास? imaginary points का क्या है? periodic arrangement है। imaginary points, ठीक, ये क्या है हमारा? लैटिस है। अब हमारा बेसिस क्या है? बेसिस क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम। लेकिन देखिए, आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो एटम है, ये जिस तरीके से पहले वाले इस पे रखा जाएगा उसी तरीके से इन सब लैटिस पॉइंट्स पे भी रखा जाएगा। अदरवाइज हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन नहीं रहेगा। मतलब अगर ब्लू ऊपर है और रेड नीचे है तो देखिए हर बॉल उसी तरीके से रखा गया है। देखिए हर बॉल को आप देखेंगे लैटिस पॉइंट पे ये उसी तरीके से क्या किया गया है? रखा गया है। मतलब एक पीरियोडिक अरेंजमेंट को फॉलो करेगा। तो ये हमारा लैटिस हो गया, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स। ये हमारा बेसिस हो गया, इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता कैसे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? लैटिस प्लस बेसिस इक्वल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब इमेजिनरी पॉइंट्स पे आप एटम्स को रखेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी क्या है? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसी का एग्जाम्पल है। अब देखिए ये क्या है? आपका लैटिस है। ये क्या है? इमेजिनरी पॉइंट्स है, तो ये आपका क्या है? लैटिस है। ये आपका लैटिस है, इमेजिनरी पॉइंट्स है। ये क्या है? आपका बेसिस है। अब देखिए जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास क्या थे? डायटोमिक बेसिस था, मतलब दो एटम्स का बेसिस था। तो ये दो एटम्स का बेसिस यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पूरे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो इमेजिनरी पॉइंट्स है, वहां पे जाएगा। ऐसे ही अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? एक ट्राइएटॉमिक बेसिस लिया है। तो ये जो ट्राइएटॉमिक बेसिस है ये क्या करेगा? हर एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा? रिसाइड करेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे इसी तरीके से हमारा क्या चला जाएगा? ये ट्राइएटॉमिक बेसिस चला जाएगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तब जाके क्या बनेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया। मान लीजिए ये कोई क्लासरूम था, इसमें ये नंबर ऑफ चेयर्स लगे थे और ये क्या थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 ही नहीं है, ये क्या है? 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एक चेयर पे जाके बैठेंगे। तो इसमें 3 बैठेंगे, 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 क्योंकि ये क्या है? एक ट्राइएटॉमिक बेसिस है। ठीक, तो आपको शायद क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है यूनिट सेल के बारे में। अब यूनिट सेल तो आप शायद अपने 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैटिस और क्रिस्टल विच ऑन कंटिन्यूअस रिपीटिशन कैन जनरेट द कंप्लीट लैटिस और क्रिस्टल। देखिए अगर सिंपली एक्सप्लेन किया जाए तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल वो ब्लॉक है, वो एक यूनिट है जिसको रिपीट करने पे हमारा क्या करे? पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाए। देखिए अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, इस सेल को अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप रिपीट करेंगे, पीछे, इस साइड, टॉप, बॉटम, हर साइड अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। तो यूनिट सेल को आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट विच ऑन रिपीटिशन, जो रिपीट करने पे क्या करेगी? पूरा क्रिस्टल क्या कर देगी? जनरेट कर देगी। विच ऑन
continuous repetition can generate the complete lattice. तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको रिपीट करने पे हमारा क्या हो जाए, पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाए, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। अब हम देखेंगे, अब आपने देख लिया कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीट करने पे क्या बन जाता है, पूरा क्रिस्टल हमारा जनरेट हो जाता है। अब जो यूनिट सेल है वो भी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। यूनिट सेल are of two types. Unit cell are of two types. अब ये 2 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड क्या है हमारा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसको किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है, मतलब इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, अब हम वो देखते हैं। देखिए, प्रिमिटिव सेल क्या होता है? प्रिमिटिव सेल वो सेल है जिसमें एटम्स का जो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। मतलब जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनका जो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। आपको पता होगा इस एक स्पेयर का कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में कितना है? 1/8 है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 8 कॉर्नर्स हैं और ये क्या कर रहा है, 8 कॉर्नर्स के साथ इसको क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इन सारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल में? वो है 1/8। तो ऑन टोटल ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 1/8, सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। और कितने कितने लैटिस है हमारे पास? 8 लैटिसेस हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लैटिस पॉइंट। 1 लैटिस पॉइंट। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। क्या होगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। देखिए, एटम्स का कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है हमें, किसका कंट्रीब्यूशन देखना है? बेसिस का कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है। जो लैटिस पॉइंट है, जो इमेजिनरी पॉइंट है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमें वो देखना है। तो यहाँ पे जितने भी ये लैटिस पॉइंट्स हैं, आपको अभी मैंने लैटिस और बेसिस में डिफरेंस बताया कि लैटिस क्या है, ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। इनका कंट्रीब्यूशन, अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन अगर 1 है तो वो क्या होगा हमारा? प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। और 1 से ग्रेटर है तो वो क्या होगा हमारे पास? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो प्रिमिटिव में क्या हो जाएगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। देखिए मैं क्या लिख रही हूं यहाँ पे? लैटिस पॉइंट, ना कि बेसिस या फिर एटम। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के इक्वल होनी चाहिए। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। वो किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए, इसमें भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जितने भी कॉर्नर्स वाले हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा 1/8। इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8। और हमारे पास 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, तो ये तो हो गए हमारे सारे कॉर्नर्स वाले, प्लस 1। इसमें क्या है, एक बॉडी के सेंटर पे है, ये देखिए आप, बॉडी के सेंटर पे एक और रखा गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1। तो ऑन टोटल जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास होगा वो होगा 1 + 1 = 2। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं वो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। और ये क्या है? 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये क्या है हमारा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसमें क्या होगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, इफेक्टिव number of lattice point
लैटिस पॉइंट विल बी ग्रेटर देन 1। जहां पे भी इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, दैट विल बी अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। वो क्या होगा, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। और जहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 के इक्वल होगा, दैट विल बी अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हमने यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन देखा। यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन था प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और ये किसके बेसिस पे था, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स के बेसिस पे था। किसके बेसिस पे था, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स के बेसिस पे यूनिट सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखेंगे, जिसमें ये कुछ डायग्राम्स हमको दिए हैं 1 2 3 4 5, ये 5। ठीक, इन 5 में हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रिमिटिव यूनिट सेल है और कौन सा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। देखिए अभी तक हम जो ये डायग्राम्स पढ़ रहे थे, ये क्या थे, 3 डायमेंशनल थे, और ये क्या है हमारा 2 डायमेंशनल है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इस वाले को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, देखिए 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स है, सबका कंट्रीब्यूशन 1/4 है। 1/4 और 4 कॉर्नर्स हैं, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। मतलब ये क्या है, प्रिमिटिव है। ये क्या है, हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब सेकेंड वाले को देखिए, सेकेंड वाले में कंप्लीट ये जो पॉइंट है इसी के अंदर है, लेकिन ये किसी और को टच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये किसी और पॉइंट को क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इसमें भी क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब देखिए इस थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। इस थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये दो में डिवाइडेड है। ये वाला जो पॉइंट है इसका कंट्रीब्यूशन एक इधर वाले में होगा, एक इधर वाले में होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो 1/2 है। और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा 1। तो ये भी हमारा क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब देखिए इस वाले को अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, इसके जितने भी ये कॉर्नर वाले हैं, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें कॉर्नर वाले भी हैं और बीच वाला भी है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। इसमें जितने भी ये कॉर्नर्स में हैं इनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4 इंटू में 4 प्लस, अब हम देखते हैं इन पॉइंट्स को 1 2 3 4, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 इंटू ये भी कितने हैं, 4 प्लस कितना हो जाएगा, एक कंप्लीटली इसमें कहाँ लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। तो ये टोटल किस के बराबर हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा, 4। मतलब ये क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये कौन सा यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब देखिए इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। इसमें भी ये जो कॉर्नर्स वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 इंटू में 4। अब ये देखिए ये जो साइड वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2, एक तो इस साइड और एक इस साइड। तो ये हो जाएगा, इनका कंट्रीब्यूशन है 1/2, और ये कितने नंबर है इनका, 1 2 3 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3। तो इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये दोनों हमारे क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, और ये क्या है, हमारे प्रिमिटिव है, क्योंकि इसमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हो गए और ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हो गए। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये देखा कि लैटिस प्लस बेसिस क्या बनाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। जहां पे मैंने आपको क्या किया, एक तो डायटोमिक बेसिस के लिए एक्सप्लेन किया और एक ट्राइएटोमिक बेसिस के लिए एक्सप्लेन किया। फिर हमने देखा कि हमारा यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट सेल है जिसके कंटिन्यूअस रिपीटिशन पे क्या बनता है, कंप्लीट लैटिस जनरेट होता है। फिर हमने ये देखा कि जो यूनिट सेल है उसके 2 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स के बेसिस पे उसके 2 डिवीजन है। पहला डिवीजन प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकेंड डिवीजन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर हमने देखा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किस तरीके से बनता है और नॉन प्रिमिटिव किस तरीके से बनता है। देन हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल किया जहां पे हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल निकाले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे
क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में, 2D क्रिस्टल के बारे में और 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।